हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे केपरी ग्लोबल कैपिटल का जो Q1 FY27 का रिजल्ट आया है और जो मैनेजमेंट का कमेंट्री भी आया है। तो उस बारे में ही हम बात करेंगे कि रिजल्ट कैसा आया है और फ्यूचर आउटलुक कैसा है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले जो है हम बात कर लेते हैं केपरी ग्लोबल का जो बिजनेस ओवरव्यू है। तो केपरी ग्लोबल एक मीडियम साइज एक एनबीएफसी है। उनका एवीएम 40,000 करोड़ का है, ठीक है। और इनका अगर प्रोडक्ट भी अगर हम देखेंगे तो मेनली ये लोग गोल्ड लोन का जो पोर्शन है वो 50% के आसपास है। अगर हम उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो है 20% के आसपास आता है। फिर जो है एमएसएमई लोन भी ये लोग करते हैं और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का भी एक बुक है इनका। लेकिन कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में इनका एक बात है कि ये लोग कंस्ट्रक्शन फाइनेंस ज्यादा बड़ा साइज में नहीं करते। आई मीन अगर हम उनका एवरेज टिकट साइज देखेंगे तो लगभग जो है 20 करोड़ के आसपास है, ठीक है, जो कि ना एक रिटेल साइज कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है, ठीक है। तो एक बात है। लेकिन ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में एक तो छोटा रिस्क रहता ही है, ठीक है। एक नेगेटिव बात ऑब्वियसली है, लेकिन किप्री ग्लोबल ने पिछले कुछ सालों में एक चीज अच्छा किया कि गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है इन्होंने बहुत ही स्पीड में जो है गोल्ड लोन का सेगमेंट इंक्रीज किया। अगर हम देखेंगे आई थिंक 2-3 साल पहले गोल्ड लोन का पोर्शन था 10% 20% का बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या क्या इन्होंने गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है रैपिडली इन्होंने ब्रांच ओपन किया और गोल्ड लोन का जो एयूएम है रैपिडली इंक्रीज करते रहे। तो गोल्ड लोन अगर हम देखेंगे तो पिछला Q1 कहाँ पर था, 36% था। यहाँ पर ऑलरेडी ईयर ऑन ईयर लेवल पे 48% में आ गया है, ठीक है। और गोल्ड लोन में एक और चीज अच्छा है कि गोल्ड लोन में यील्ड हाई मिलता है। पोर्टफोलियो यील्ड जो है गोल्ड लोन में जो यील्ड मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, ठीक है। आधा सेगमेंट के आधा जो सेगमेंट है एमएसएमई हाउसिंग कंस्ट्रक्शन फाइनेंस सभी जो सेगमेंट है सबसे अच्छा यील्ड मिलता है गोल्ड लोन से। तो इनका जो ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है गोल्ड लोन के वजह से इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो एक अच्छा बात है। इनका अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी पूरा इंडिया इंडिया में ही इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन है मोटा मोटी करके। अगर हम देखेंगे तो सभी जो स्टेट है अक्रॉस द स्टेट अगर हम इनका ब्रांच देखेंगे तो अक्रॉस स्टेट इनका ब्रांच प्रेजेंस है। तो एक अच्छा बात है कि जियोग्राफिकली भी ये लोग डाइवर्सिफाइड है। कि एक बीच में होता है ना कि एक दो जो स्टेट होता है वहां पर कोई स्लो डाउन आता है, कोई फ्लड के वजह से कुछ इधर उधर अर्थक्वेक होता है। और भी बहुत ही पॉलिटिकल चीजें होता है, जैसा कि हमने देखा कि कर्नाटका में कैसे जो माइक्रो फाइनेंस का जो प्लेयर्स था उनका कैसे कर्नाटका में प्रॉब्लम हुआ था। तो केप्री ग्लोबल का ये एक पॉजिटिव चीज है कि ये लोग डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। पूरा इंडिया जुड़ के ये लोग डाइवर्सिफाइड है, तो एक अच्छा चीज है। तो मोटा मोटी करके ये लोग का जो ईवीएम का अगर हम पोर्शन भी देखेंगे ईवीएम मिक्स भी देखेंगे तो वहां पर भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी मोटा मोटी करके डाइवर्सिफाइड ही है। आई मीन गोल्ड अगर हम देखेंगे सिक्योर्ड प्रोडक्ट है, गोल्ड लोन सिक्योर्ड प्रोडक्ट है, हाउसिंग एक सिक्योर्ड प्रोडक्ट है। तो और बहुत ही सेफ सेगमेंट भी है। अगर हम ओवरऑल जो देखेंगे इंडस्ट्री वाइज गोल्ड लोन सेगमेंट बहुत ही सेफ एक सेगमेंट है, हाउसिंग लोन एक सेफ सेगमेंट है। हाँ एमएसएमई थोड़ा बहुत रिस्क है वहां पर और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में तो है ही, लेकिन इनका जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस बुक है वो रिटेल कंस्ट्रक्शन फाइनेंस बुक है। इनका जो एवरेज टिकट साइज है 20 करोड़ 25 करोड़ के आसपास रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, जब आप 50 करोड़ 100 करोड़ का एवरेज टिकट साइज रखते हो तो आप यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। लेकिन 20 करोड़ का एवरेज टिकट साइज एक रिटेल साइज बुक ही है, ठीक है। तो वहां पर एक चीज अच्छा है, लेकिन ऑब्वियस है रिस्क ऑब्वियसली है, ठीक है। तो यही है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, रिजल्ट में। इनका जो रिजल्ट आया है ईवीएम का अगर हम बात करेंगे पहले
क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये अच्छा होगा तो बाकी सब बाद में हमको देखना पड़ेगा। अगर एवीएम अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो जो कंपनियां, वो जो एनबीएफसी है, वहाँ पर ज्यादा वक्त बिताने की कोई जरूरत नहीं होता, ठीक है। तो एवीएम का अगर हम ग्रोथ देखेंगे केपी ग्लोबल का, इनका एवीएम ग्रोथ इस क्वार्टर में 62% आया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कंसोलिडेटेड एवीएम ग्रोथ 62% आया है, जो कि ना बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ है। और ये लगातार, अगर हम केपी ग्लोबल का पिछला कुछ क्वार्टर भी देखेंगे तो लगातार 40% 60% के रेट में ये लोग जो है अपना एवीएम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा बात है। लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने 60% का ग्रोथ दिखा। और लास्ट क्वार्टर के पहले भी अगर हम जाएंगे Q1 FY26, Q2 FY26, Q3 FY26, सभी जो क्वार्टर थे वहां पर 40% के ऊपर का एवीएम ग्रोथ इन्होंने दिखाया था। और इस क्वार्टर में 62% का एवीएम ग्रोथ दिखाया है, जो कि ना बहुत ही अच्छा एक चीज है। इनका अगर एयूएम ग्रोथ का जो सेगमेंट वाइज एयूएम ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो गोल्ड लोन का जो एयूएम ग्रोथ है वहां पर 110% का ग्रोथ आया है, ठीक है। गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है यहाँ पर 110% का ग्रोथ रेट आया है, जो कि ना बहुत एक अच्छा चीज है ना, क्योंकि गोल्ड लोन एक तो सिक्योर्ड है, प्लस हाई यील्ड भी मिलता है गोल्ड लोन में। अगर हम हाउसिंग फाइनेंस में जाएंगे तो हाउसिंग फाइनेंस भी एक सिक्योर सेगमेंट है, लेकिन वहां पर यील्ड उतना ज्यादा नहीं मिलता। 13% 14% का ही यील्ड मिलता है। लेकिन गोल्ड लोन में अगर हम यील्ड देखेंगे तो 18% 19% का यील्ड हमको देखने को मिलता है। तो यील्ड तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अच्छा बात है कि इन्होंने क्या किया, गोल्ड लोन को ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे हाउसिंग फाइनेंस का एक सेगमेंट है इनका, जो कि ना अराउंड 20% ऑफ द बुक है, वहां पर 42% का ग्रोथ रेट हमको देखने को मिलता है। तो अगर हाउसिंग फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के जो स्पेस है, इंडिया शेल्टर हो कि होम फर्स्ट फाइनेंस हो, एप्टस वैल्यू हो, तो वहां पर 42% का ग्रोथ रेट हमको दिखने को नहीं मिलता। वहां पर 30% 20% का ही ग्रोथ रेट हमको दिखने को मिलता है। तो अगर हम स्टैंडअलोन, अगर हम इनका जो हाउसिंग फाइनेंस का बुक है, तो वो जो बुक है हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बुक है ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट का बुक है अमोंग द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट, ठीक है। क्योंकि इनका हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट 42% से ग्रो किया है। पिछला भी अगर क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट हमको देखने को मिलता है। 40% का ही, 40% के आसपास ही पिछले कुछ क्वार्टर से इन्होंने ग्रो किया है हाउसिंग फाइनेंस के बुक को। तो एक अच्छा बात ऑब्वियसली है कि हम अगर जो हाउसिंग फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर भी देखेंगे, वहां पर भी 40% का कोई प्लेयर हमको नहीं मिलता, जो कि ना केपी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस में कर रहा है, ठीक है। अगर हम एमएसएमई का बुक देखेंगे तो एमएसएमई का बुक अराउंड कितना है, 17% के लगभग है। टोटल एवीएम एवीएम के 17% के लगभग है। और एमएसएमई बुक जो है 24% से इस क्वार्टर में जो है ग्रो किया ईयर ऑन ईयर लेवल पे, ठीक है। ईयर ऑन ईयर लेवल पे 24% से ग्रो किया। और फोर्थ जो कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, जो कि ना 16% ऑफ द बुक है, 16% ऑफ द बुक है। वो जो पार्ट है वो भी 40% से ग्रो किया है, ठीक है। तो एमएसएमई थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, लेकिन अदर्स जो सेगमेंट है वहां पर कंसिस्टेंटली 40% के ऊपर ग्रोथ रेट हमको देखने को मिलता है। पिछला कुछ क्वार्टर भी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में अच्छा ग्रोथ ही हमको देखने को मिला था। 30% 40% के आसपास से हमको जो है ग्रोथ रेट देखने को मिला था। तो एमएसएमई का भी अगर सेगमेंट देखेंगे तो 24% का ग्रोथ रेट उतना भी ज्यादा बुरा ग्रोथ रेट नहीं है। तो ओवरऑल जो बुक है, ओवरऑल 40,000 करोड़ का जो एयूएम है, वहां पर भी हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। 60% के ऊपर का ग्रोथ रेट हमको देखने को मिलता है। और सेगमेंट वाइज भी अगर हम देखेंगे तो सभी जो सेगमेंट है वो अपने अपने ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा बात है ऑब्वियसली, सभी जो सेगमेंट है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है।
इनका गाइडेंस अगर हम देखेंगे तो गाइडेंस ये लोग ये जो मैनेजमेंट है कैप्री ग्लोबल का हर एक क्वार्टर में आता है और गाइडेंस को इंक्रीज करता है, ठीक है। पिछले 3-4 क्वार्टर से ही मैं ये फॉलो कर रहा हूँ कि कैप्री ग्लोबल हर कैप्री ग्लोबल का जो मैनेजमेंट है, राजेश शर्मा जो एमडी है शायद, तो वो राजेश शर्मा जी जो हर एक क्वार्टर में आते हैं और गाइडेंस जो है इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में उन्होंने क्या गाइडेंस दिया था एवीएम का Q4 FY26 में? एवीएम का गाइडेंस था कि FY27 में उनको 46 करोड़ का एवीएम टारगेट अचीव करना है। 46 करोड़ जो कि ना अराउंड अराउंड होता है कितना 25% का ग्रोथ होता है ओवर FY26, ठीक है। इस क्वार्टर में आया, उन्होंने बोला कि हमको अचीव करना है कितना 50,000 करोड़ का एवीएम। तो हर एक क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 50,000 करोड़ एवीएम भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इनके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस क्वार्टर में 60% से ग्रो किया। 50% का एवीएम अगर ग्रोथ इनको करना है तो कितना लगेगा, लगभग लगेगा 35%। 50,000 का अगर एवीएम ग्रोथ अगर इनको करना है तो 35% का ग्रोथ लगेगा ओवर FY26, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ गाइडेंस, पहले क्या कितना परसेंटेज था ग्रोथ, 25% का ग्रोथ का गाइडेंस था। इस क्वार्टर में कितना दिया 35 का ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने दिया। अगर हम FY28 के भी बारे में बताए तो वहां पर भी इंक्रीज हुआ। इन्होंने पिछला जो क्वार्टर था वहां पर बताया था कि FY28 तक हमको 57,000 करोड़ का एवीएम अचीव करना है, जो कि अराउंड अराउंड 25% का ग्रोथ आता है ओवर FY27, ठीक है। इस क्वार्टर में उन्होंने बताया कि हमको 65,000 करोड़ का एवीएम अचीव करना है बाय FY28, जो कि ना 30% का ग्रोथ होता है ओवर FY27। तो यहाँ पर भी अगर हम FY28 का भी अगर बात करें तो वहां पर भी जो है एवीएम का जो ग्रोथ का गाइडेंस है, एवीएम का जो गाइडेंस है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हर एक क्वार्टर में पिछला जो क्वार्टर था Q3 में वहां पर भी इन्होंने इंक्रीज किया था, उन्होंने वहां पर भी इंक्रीज किया था, ठीक है। तो एक चीज है कि हर क्वार्टर में मैनेजमेंट आता है और गाइडेंस को इंक्रीज कर जाता है, तो एक अच्छा बात है ऑब्वियसली कि पहले जो है आप छोटा गाइडेंस दो, अचीव करो, मोटा मोटी टारगेटेबल बनाओ, फिर से आप जो है आके फिर से गाइडेंस को इंक्रीज करो। जो कि ना हमको स्काई गोल्ड का मैनेजमेंट भी अगर हम देखेंगे तो स्काई गोल्ड का मैनेजमेंट भी ये हमेशा ही करता रहता है कि हर एक क्वार्टर में जो है गाइडेंस को इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली अगर इंक्रीज होगा तो क्या प्रॉब्लम है, अगर डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली वो तो नेगेटिव चीज है, लेकिन इंक्रीज अगर होता है तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है ना कि मैनेजमेंट अंडर कमिट कर रहा है लेकिन ओवर डिलीवर कर रहा है। और लगातार पिछले जो FY26 था वहां पर भी इन्होंने गाइडेंस मीट किया, यहाँ पर भी उन्होंने गाइडेंस मीट किया। तो ऑब्वियसली एवीएम का जो ग्रोथ रेट है वो तो इंटैक्ट है और भी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, ये एवीएम का ग्रोथ कितना देर सस्टेनेबल है वो तो आगे जाके हमको देखना पड़ेगा। शायद 60% से ग्रो ना करे लेकिन 50% से तो आराम से कर ही सकते हैं, तो यही वाला बात है। तो ओवरऑल जो टॉप लाइन मतलब क्या, एवीएम टॉप लाइन तो नहीं, मतलब मेन जो चीज है वहां पर जो ग्रोथ है गाइडेंस है बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद हमको क्या करना है कि ग्रोथ का जो ड्राइवर्स है, ग्रोथ का जो क्वालिटी है उसको हमको देखना पड़ेगा कि ग्रोथ का क्वालिटी क्या है, ग्रोथ का ड्राइवर क्या है। तो नेक्स्ट आता है क्या, ग्रोथ का क्वालिटी। तो एसेट क्वालिटी के बाद हम करते हैं, ठीक है। एसेट क्वालिटी अगर हम देखेंगे तो लगातार जो है इन्होंने एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, ठीक है। लगातार अगर आप FY22 FY23 लगातार जो है GNPA ग्रॉस जो नंबर है वो घटता हुआ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एसेट क्वालिटी लगातार इम्प्रूव हुआ है। और अगर हम यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे इस क्वार्टर में तो एसेट क्वालिटी बहुत ही स्टेबल है। लास्ट
कुछ क्वार्टर में अगर देखेंगे तो एसेट क्वालिटी 1 to 1.5% का ही एसेट क्वालिटी हमको देखने को मिलता है जीएनपीए, ठीक है। तो जीएनपीए तो ऑब्वियसली स्टेबल है। अगर हम इस क्वार्टर में भी अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर में जीएनपीए कितना है 1.1%। पिछला जो Q1 था वह पर जीएनपीए कितना था 1.7%। तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे 60 बीपीएस का इंप्रूवमेंट हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन हाँ Q4 हमेशा ही अच्छा क्वार्टर रहता है और Q1 हमेशा ही थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग क्वार्टर होता है। तो ऑब्वियसली 20 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एसेट क्वालिटी ओवरऑल जीएनपी अगर हम देखेंगे पिछला कुछ क्वार्टर से बहुत ही स्टेबल जीएनपी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ इनको। और जीएनपी अगर अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली एनएनपीए भी अच्छा ही रहेगा। अगर हम एनएनपीए का भी नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ऑब्वियसली एनएनपीए इम्प्रूव ही हुआ है। तो जीएनपी अगर इम्प्रूव होगा तो एनएनपीए तो इम्प्रूव होगा ही, यहाँ पर तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और पिछले कुछ क्वार्टर से एनएनपीए भी ऑब्वियसली स्टेबल ही है। तो एसेट क्वालिटी ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ही स्टेबल एक एसेट क्वालिटी हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर सेगमेंट वाइज जीएनपी अगर हम देखेंगे तो पहले जो है हम गोल्ड लोन का देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन का ऑब्वियसली सबसे बड़ा बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है एवीएम में। तो गोल्ड लोन का अगर हम जीएनपी देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर लेवल पे जीएनपी 40 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव किया है और हिस्टोरिकल लो के आसपास से है, ठीक है। तो गोल्ड लोन के जीएनपीए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनएनपीए भी अगर हम देखेंगे तो इम्प्रूव किया है और बहुत ही कंट्रोल में ही है एनएनपीए भी। तो गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है वहां पर तो ऑब्वियसली कोई भी प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिलता। फिर अगर हम हाउसिंग फाइनेंस में देखेंगे, हाउसिंग फाइनेंस कितना परसेंटेज है, अराउंड अराउंड 20% है। तो सेकेंड जो सेगमेंट है हाउसिंग फाइनेंस का है। तो यहाँ पर भी अगर हम जीएनपी एनएनपी देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ही स्टेबल एक हमको एसेट क्वालिटी देखने को मिलता है। ये लोग जो है लगातार हाई स्पीड में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जीएनपीए एसेट क्वालिटी जो है बहुत ही स्टेबल एक एसेट क्वालिटी लेकर ये लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इनका जो पीयर्स है, मतलब कौन सा बोला, इंडिया शेल्टर, होम फास्ट, एप्टास वैल्यू, इनको थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हुआ था बीच में। ये जो Q1 Q2 FY26 था, Q3 FY26 था, तो यहाँ पर तो इनको प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन हम अगर कैप्री ग्लोबल के हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में आए देखेंगे तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिलता। तो एक अच्छा चीज है, ऑब्वियसली हाउसिंग फाइनेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कौन सा वाला सेगमेंट है, एमएसएमई का सेगमेंट। एमएसएमई का सेगमेंट में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर Q3 में जो है इन्होंने एक एआरसी किया था, Q2 Q3 में इन्होंने एक एआरसी किया था, लेकिन उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो जो है हमको जो एसेट क्वालिटी है बहुत ही स्टेबल देखने को मिलता है। मोटा मोटी करके 3% के आसपास ही एसेट क्वालिटी जीएनपीए है और एनएनपीए भी हमको स्टेबल एनएनपीए हमको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो एमएसएमई का भी सेगमेंट है वहां पर भी एसेट क्वालिटी स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। अगर हम कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में आएंगे तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक अपटिक आया है और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस ही ऐसा एक सेगमेंट है जहां पर ये जो कंपनी है रिस्क मेनली है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में ऑब्वियसली क्लैरिफिकेशन भी दिया कि एक जो अकाउंट है वहां पर ही हमको प्रॉब्लम दिखने को मिला है और वहां पर जो है प्रोविजनिंग उन्होंने 70% प्रोविजनिंग प्रोवाइड कर दिया है। तो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बुक भी है वहां पर एनएनपीए अगर हम देखेंगे तो एनएनपीए स्टेबल है क्योंकि जीएनपीए और एनएनपीए में डिफरेंस क्या है, जीएनपीए दिखाता है कि विदाउट प्रोविजनिंग कितना है और एनएनपीए दिखाता है कि नेट प्रोविजनिंग एसेट क्वालिटी नेट प्रोविजन कितना है। तो नेट प्रोविजन अगर एसेट क्वालिटी देखेंगे तो ऑब्वियसली एनएनपीए जो है स्टेबल हमको दिखने को मिलता है, जो कि ना एक अच्छा चीज है।
लेकिन हाँ ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का जो एसेट क्वालिटी है वहां पर हमको बहुत ही इम्पोर्टेंस देना होगा, क्योंकि पहले भी बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पर। हमको पता ही है कुछ जो एनबीएफसी है वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था, तो उसी वजह से जो है हमको यहाँ पर भी जो है फोकस करना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंस यहाँ पर देना पड़ेगा कि एसेट क्वालिटी क्या हो रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ऑब्वियसली पिछला कुछ क्वार्टर में ही बोला था कि हाँ कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जो है हम लास्ट 20-25 ईयर्स से हम कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस है वहाँ पर, तो कोई भी हमको एसेट क्वालिटी का रिस्क वहाँ पर नहीं दिखता। और इस क्वार्टर में भी सिर्फ और सिर्फ एक जो अकाउंट है वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, तो वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, प्रोविजनिंग कर दिया है। तो इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट है वहाँ पर कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमको नहीं दिखने को मिलता, तो आगे जाके ऑब्वियसली हमको दिखना पड़ेगा कि और भी अकाउंट प्रॉब्लम में आता है कि नहीं, वो तो हमको आगे जाके दिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो जीएनपी एनएनपी है वो तो स्टेबल है, और जीएनपी एनएनपी अगर स्टेबल होगा तो क्रेडिट कॉस्ट भी ऑब्वियसली स्टेबल ही होना चाहिए। तो स्टेबल क्रेडिट कॉस्ट ही हमको देखने को मिलता है कि लास्ट कुछ क्वार्टर से इन्होंने बहुत ही स्टेबल एक क्रेडिट कॉस्ट दिखाया है, अराउंड 0.5 0.7 का क्रेडिट कॉस्ट इन्होंने दिखाया है। और ईयर ऑन ईयर लेवल पे तो क्रेडिट कॉस्ट और भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, अगर हम देखेंगे तो क्रेडिट कॉस्ट और भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, 80 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी हमको क्रेडिट कॉस्ट, फ्लैट क्रेडिट कॉस्ट हमको देखने को मिलता है, जो कि ना एक अच्छी चीज है। क्यों है, क्योंकि Q4 FY26 आई मीन Q4 जो है सभी जो एनबीएफसी है उनके लिए अच्छा है, एक क्वार्टर होता है, एसेट क्वालिटी के एसेट क्वालिटी के लिए भी अच्छा क्वार्टर होता है। तो क्या है कि Q4 का क्रेडिट कॉस्ट परसेंटेज जो है 7%, 70 बेसिस पॉइंट जो आया था लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में भी 70 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट हमको देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली जो है कि ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ही एक अच्छा एसेट क्वालिटी हमको देखने को मिलता है। तो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ अच्छा है, ठीक है, स्टेबल है, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ स्टेबल है, तो यहाँ पर तो एक एक जगह तो टिक हो गया क्वालिटी ऑफ ग्रोथ। अभी हमको क्या देखना है कि अदर्स जो पैरामीटर्स है, तो उस बारे में हमको देखना पड़ेगा। अभी क्या है कि ग्रोथ हो रहा है तो कितना रेट में हो रहा है, ठीक है, ये भी एक क्वालिटी ऑफ ग्रोथ का एक फंक्शन होता है कि क्वालिटी ऑफ ग्रोथ क्या है कि एक तो है ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी यहाँ पर, और एक चीज क्या है कि मार्जिन। आपका ग्रोथ आ रहा है कि आपका ग्रोथ तो आ रहा है, लेकिन ग्रोथ की वजह से क्या आपका मार्जिन घट रहा है क्या नहीं घट रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर भी जो है हमको ये देखना पड़ेगा। अगर हम गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्जिन तो भाई बहुत ही अच्छा एक मार्जिन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। बीच में जो है Q4 में गोल्ड लोन का जो सेगमेंट था वहां पर मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम और भी ज्यादा जो अकाउंट है वहां पर वो केटर करना चाहते हैं, तो हम क्या है कि मार्जिन घट रहे हैं। लेकिन इस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो मार्जिन जो है फिर से जो है पहला जो 18% का मार्जिन रहता था इनका वहां पर फिर से आ गया है, जो कि ना बहुत ही एक अच्छा चीज है ऑब्वियसली। अगर हम इनका ओवरऑल पहले जो ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे हम बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो लेवल पे मारे पोर्टफोलियो यील्ड है, तो वो है 17% का यील्ड हमको देखने को मिलता है, जो कि ना हिस्टोरिकल हाई है। हिस्टोरिकली 17% का यील्ड इन्होंने कभी भी अचीव नहीं किया था, ठीक है। ईयर ऑन ईयर लेवल पे 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हमको देखने को मिलता है पोर्टफोलियो यील्ड में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमको 70 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलता है पोर्टफोलियो यील्ड में। और ओवरऑल जो नंबर है 17% वो हिस्टोरिकली हाईएस्ट नंबर है। हिस्टोरिकली हाईएस्ट नंबर कैसे आया, मेनली गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है इस वजह से आया कि गोल्ड लोन का सेगमेंट जो है 50% ऑफ द बुक है, और
ओवरऑल जो बुक है वह ओवरऑल बुक से भी ज्यादा जो स्पीड है, ओवरऑल जो बुक है उससे भी ज्यादा स्पीड में गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है इंक्रीज कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो ग्रोथ है गोल्ड लोन का, जो बुक का जो ग्रोथ है, इस वजह से जो है ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो यील्ड है वो भी खींच के ऊपर ऊपर आ गया है। ठीक है, तो यही बात है। तो गोल्ड लोन का अगर हम सेगमेंट का जो यील्ड है वो तो बहुत ही अच्छा एक यील्ड हमको देखने को मिलता है कि इंक्रीज हो रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है कि गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है यहाँ पर जो यील्ड हमको अभी मिल रहा है वहां पर भी 50 to 70 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट और दिखने को मिलेगा। मतलब ये जो यील्ड है 18.6%, ये बढ़कर कहाँ पर जाएगा, 19% के ऊपर, 19 to 19.5% में चला जाएगा आगे जाके। तो वहां पर अगर जाएगा तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का यील्ड है वो भी इंप्रूव करेगा। तो पोर्टफोलियो यील्ड जो है बहुत ही अच्छा रेट से इंप्रूव कर रहा है। फिर जो है हम हाउसिंग फाइनेंस का यील्ड अगर हम देखेंगे तो यील्ड मोटा मोटी करके स्टेबल है, लेकिन मैनेजमेंट Q2 FY26 में बताया था कि हाउसिंग फाइनेंस में हम और भी ज्यादा यील्ड फोकस कर रहे हैं। ठीक है, 13.7 13.8% के आसपास का यील्ड हम फोकस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि वो लोग और भी Tier 2 Tier 3 सिटीज में जाके जो है और भी अच्छा पेनिट्रेशन जो है वो कर रहे हैं। उसके वजह से जो है ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस का जो सेगमेंट है वहां पर करंट पोर्टफोलियो यील्ड जो कि ना 13.4 13.5% का नीचे है, वो जो लेवल है वो लेवल और भी आगे जाके इंप्रूव होगा, 13.7 13.8 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो हाउसिंग फाइनेंस का सेगमेंट भी अच्छा कर रहा है। अगर हम एमएसएमई का सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो एमएसएमई का सेगमेंट में भी हमको इंक्रीज इन यील्ड हमको देखने को मिलता है, जो कि ना एक अच्छा चीज है, ऑब्वियसली अच्छा चीज है। अगर हम कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है यील्ड जो है स्टेबल मोटा मोटी है। ठीक है, तो ओवरऑल जो सेगमेंट वाइज यील्ड भी है वो भी इंप्रूव कर रहा है। तो उस वजह से जो है पोर्टफोलियो यील्ड जो है वो इंप्रूव किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी। ओवरऑल जो पोर्टफोलियो यील्ड है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी इंप्रूव किया, ईयर ऑन ईयर लेवल पे भी इंप्रूव किया है। ठीक है, अगर हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स के नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा चीज हुआ है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स घट घट के आया है, डिक्रीज किया है। तो एक चीज क्या हो रहा है कि इनका पोर्टफोलियो यील्ड इंक्रीज कर रहा है, एक चीज अच्छा है। और उल्टा दिख से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी जो है डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज किया, मेनली जो है इन्होंने जो है एनसीडी जो लाया उस वजह से इम्प्रूव किया, और इनका क्रेडिट रेटिंग भी इम्प्रूव किया है। पहले जो जो था, आई थिंक पहले जो AA था वो अभी AA+ हो गया है। तो उस वजह से जो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी इम्प्रूव किया है। तो दोनों की वजह से जो है हम अगर स्प्रेड देखेंगे तो स्प्रेड तो बहुत ही हाई स्पीड में जो है इंक्रीज किया, ईयर ऑन ईयर लेवल पे 110 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलता है स्प्रेड में। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छा एक चीज है। ठीक है, क्योंकि अपना जो यील्ड पोर्टफोलियो यील्ड भी जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, प्लस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स डिक्रीज कर रहा है। इससे ज्यादा अच्छा चीज क्या मिलेगा एक एनबीएफसी के लिए। ठीक है, अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखेंगे तो वहां पर भी जो है बहुत ही अच्छा खासा जो है इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। तो ओवरऑल जो मार्जिन भी है, तो ओवरऑल मार्जिन भी इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स आगे जाके शायद उतना भी ज्यादा इंप्रूव नहीं करेगा और ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा। ये जो 9.1 9.2% के आसपास जो रेंज है, 9 to 9.2 के आसपास वहां पर ही कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स रहेगा आगे जाके भी।
और इम्प्रूवमेंट इनको नहीं दिखता। लेकिन ऑब्वियसली ये जो यील्ड है, पोर्टफोलियो यील्ड है, ये आगे जाके भी शायद और भी अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस का जो सेगमेंट है, जो कि ना 20% ऑफ द बुक है, वहां पर भी अच्छा यील्ड इनको मिलेगा आगे जाके। गोल्ड लोन जो कि ना 50% ऑफ द बुक है और आगे जाके 55% ऑफ द बुक होगा, आगे जाके FY28 तक जो है 55% ऑफ द बुक होगा गोल्ड लोन का। तो गोल्ड लोन में तो ऑलरेडी 18% के ऊपर ही यील्ड आता है और आगे जाके मैनेजमेंट कह रहा है कि 18% को हम 19% कर देंगे। तो वहां पर भी अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो नंबर है 17% का, तो वहां पर भी हम 17.5% के आसपास का यील्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही वाला बात है। तो ओवरऑल जो मार्जिन है वो तो इम्प्रूव कर रहा है और आगे जाके शायद थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, स्प्रेड का जो गाइडेंस है वो 7.8 to 8% का गाइडेंस मैनेजमेंट इस क्वार्टर में दिया है। तो वही बता रहा है कि हाँ, आगे जाके थोड़ा बहुत शायद और भी इम्प्रूव करेगा, 8% का आसपास आ जाना चाहिए ये जो स्प्रेड है ये। ठीक है, तो यही यही वाला बात है कि मार्जिन भी जो है आपका तो ग्रोथ है ही है, उसके साथ साथ जो है आपका मार्जिन भी इंटैक्ट है और इम्प्रूव कर रहा है। तो क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा है। फिर जो है ऑपरेटिंग लेवरेज में आ जाते हैं। कॉस्ट टू एवीएम अगर हम देखेंगे तो कॉस्ट टू एवीएम अगर हम देखेंगे तो लगातार जो है अच्छा कर रहा है। यहाँ पर इंक्रीज क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने गोल्ड लोन का जो ब्रांचेस है तो वहां पर जो है बहुत ही तेजी से जो है एक्सपेंशन किया था, उस वजह से जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कॉस्ट टू एवीएम जो है इंक्रीज हुआ था। अगर हम FY23 FY24 यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है क्या, कॉस्ट टू एवीएम जो है वो बहुत ही ज्यादा है। क्यों था यहाँ पर ज्यादा? क्योंकि FY23 FY24 FY25 इन तीनों जो साल है, इन तीनों ईयर में जो है इन्होंने गोल्ड लोन का जो ब्रांच है वहां पर गोल्ड लोन का जो ब्रांच है वो रैपिडली एक्सपेंड किया, उस वजह से जो है एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। तो उसी वजह से जो है ये जो नंबर हमको देखने को मिलता है कि कॉस्ट टू एम जो है बहुत ही हाई था। लेकिन अभी जो है इनका जो एक्सपेंशन का जो स्पीड है इन्होंने घटा दिया, इन्होंने कम किया है। अगर हम इस क्वार्टर में भी अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर में ज्यादा कुछ जो ब्रांच है नहीं ओपन किया। इस क्वार्टर में जस्ट 4 ब्रांच ओपन किया है। ठीक है, और सिर्फ एक ब्रांच इस क्वार्टर में इंक्रीज किया है गोल्ड लोन का। अगर हम देखेंगे तो 9999 था, तो वहां से सिर्फ एक ब्रांच इन्होंने ओपन किया है। तो ओवरऑल जो एक्सपेंशन का रेट है इस क्वार्टर में तो घट गया, लेकिन आगे जाके मैनेजमेंट का जो कहना है कि ये जो FY27 है यहाँ पर इस जो फाइनेंशियल ईयर है, इस ईयर में इनको 400 ब्रांचेस ओपन करना है, जो कि ना 150 होगा Q2 में, 250 होगा Q3 में। तो ओवरऑल जो FY27 है यहाँ पर इनको जो है 400 ब्रांचेस ओपन करेगा ये लोग आगे जाके। इस क्वार्टर में तो ऑब्वियसली जस्ट 4 ब्रांच ओपन किया, लेकिन आगे जाके ब्रांच एक्सपेंशन इंक्रीज होगा। लेकिन किप्री ग्लोबल का जो मैनेजमेंट मेन कर रहा है कि पुराना जो ब्रांच है उनको टाइम दे रहा है कि वहां पर मैच्योरिटी आए। अगर हम गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है वहां पर हम देखेंगे एवीएम पर ब्रांच लास्ट क्वार्टर लास्ट लास्ट ईयर Q1 में कितना था? 111 था एवीएम पर ब्रांच। वो बढ़कर आया कितना? 19 करोड़ चला आया। पहले कितना था? 11 करोड़ था Q1 में। अभी कितना है? 19 करोड़ का हमको एवीएम पर ब्रांच हमको देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है उनको भी ऑब्वियसली एक
टाइम देना पड़ेगा कि वो जो पुराना जो ब्रांचेस है वहां पर भी ऑपरेटिंग लेवरेज आना चाहिए। तो इस वजह से जो है इनका जो पुराना जो ब्रांच है वहां पर भी जो है कॉस्ट टू इनकम जो है, कॉस्ट टू एवीएम जो है, इस वजह से, क्योंकि पुराना जो ब्रांच है वहां पर कितना ज्यादा और इंक्रीज होगा, वहां पर तो ऑलरेडी कॉस्ट बेस हो गया है, कॉस्ट बेस फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो उस वजह से जो है आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कॉस्ट टू एयूएम है वो और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा और लगभग 4% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो यही बात है। तो उससे क्या मिलेगा हमको, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर मिलेगा, अगर यहाँ पर कैप्री ग्लोबल में सभी जो इंजिन्स है अगर हम देखेंगे, सभी इंजिन्स जो है फायर कर रहा है। अगर हम एसेट क्वालिटी देखेंगे, टॉप नॉच एसेट क्वालिटी है। अगर हम इनका जो मार्जिन्स भी देखेंगे, एनआईएम अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट है। और कॉस्ट टू एवीएम जो एक्सपेंस पार्ट है वहां पर भी ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रहा है। तो उस वजह से क्या हुआ कि इनका जो आरओए है, प्रॉफिटेबिलिटी है, आरओए है, वो लगातार जो है इंक्रीज कर रहा है। पिछला जो Q1 था वहां पर आरओए कितना था, 3.2% था, तो वो बढ़कर चला आया 4% के आसपास। यहाँ पर जो उन्होंने QIP किया था उस वजह से जो है आरओए थोड़ा बहुत घट गया था, लेकिन फिर से जो है आरओए 4% के आसपास आया है। क्यों आया है, क्योंकि इनका जो ऑल द इंजिन्स अगर हम देखेंगे, क्या क्या इंजिन्स है, एसेट क्वालिटी एक इंजिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो मार्जिन है, जो क्या बोलता है स्प्रेड है, वहां पर जो है एक इंजन फायर कर रहा है। और एक इंजन क्या कि ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको मिल रहा है। तो उसी वजह से जो है इनका जो बॉटम लाइन है, आरओए है, तो बहुत ही अच्छा तरीका से ग्रो कर रहा है। देन अगर हम आरओई के भी अगर हम नंबर देखेंगे तो आरओई भी लगातार जो है 13% था Q1 FY26 में, वो कहां पर चला है, 19.1 में चला है। ऑब्वियसली लेवरेज भी इनका इंक्रीज हुआ है, और लेवरेज आगे जाके शायद इस क्वार्टर में भी मैनेजमेंट कोई भी बात नहीं किया कि इनको फ्रेश इक्विटी फिर से लाना है, क्योंकि अगर हम लास्ट जो QIP हुआ था वहां पर भी लेवरेज जो था 4.5% का आसपास लेवरेज था, सॉरी 4.5x में लेवरेज था। तो इस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे उसी लेवल पे 4.5x लेवरेज में फिर से पहुंच गया है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पर कोई भी नहीं बोला कि हाँ हमको फिर से जो है इक्विटी डायलूट करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट में कहा भी कि हम जो है बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे बैठा है हम हमारा लेवरेज, तो आगे जाके वी कैन एक्सपेक्ट कि लेवरेज 5x 5.5x की तरफ जाएगा। तो 5 to 5.5x लेवरेज अगर जाएगा तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पर हमको 20% के ऊपर का हम नंबर देख सकते हैं, अगर सभी जो चीज है, एसेट क्वालिटी स्टेबल रहे, इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल रहे, और जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो भी अगर स्टेबल रहेगा, तो लेवरेज के वजह से जो है आगे जाके रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 20% के ऊपर जा सकता है, जो कि ना बहुत ही अच्छा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अगर एक कंपनी, अगर एक एनबीएफसी अराउंड अराउंड 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी बना रहा है, वो तो बहुत ही अच्छा एक एनबीएफसी है, ठीक है। बहुत ज्यादा एनबीएफसी नहीं कर पाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो एक अच्छा चीज ऑब्वियसली है। तो आगे जाके तो हमको देखना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ पर जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो लास्ट Q1 FY26 में कहा था 13% में था, फिर 14%, 15% में आया, फिर 16% में आया, फिर चला आया कहाँ पर 19% में, जो कि ना बहुत ही अच्छा एक नंबर है, ठीक है। ओवरऑल अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर अगर देखेंगे तो पीपीओपी, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है यहाँ पर नहीं है,
लेकिन पीपीओपी भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी अगर हम देखेंगे 70% का इंक्रीज हमको देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका कॉस्ट टू एवीएम अगर आपका इम्प्रूव करेगा तो ऑब्वियसली पीपीओपी भी इम्प्रूव करेगा, वहां पर भी ऑपरेटिंग लेवरेज हमको दिखेगा। क्योंकि अगर हम ईवीएम का ग्रोथ देखेंगे वहां पर कितना ग्रोथ है 60%, अगर पीपीओपी 70% में ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज, इसका मतलब ही है कि ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रहा है। और ये तो हमको दिखाई दे भी रहा है कि कॉस्ट टू एएम जो है इम्प्रूव कर रहा है। तो यही वाला बात है। पीपीओपी का मतलब क्या है? पीपीओपी मेनली होता है क्या, एबिटा। मेनली अदर जो कंपनीज होता है उनके लिए एबिटा जैसा होता है कि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होता है, पीपीओपी भी एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो एबिटा का जो इक्विवेलेंट है वो पीपीओपी है। एनबीएफसी बैंक्स के लिए पीपीओपी एबिटा के इक्विवेलेंट है। और अगर हम बॉटम लाइन में भी अगर हम देखेंगे तो पैट अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी 100% के ऊपर इंक्रीज हमको देखने को मिलता है। और इन्होंने लास्ट फ्यू क्वार्टर में भी लगातार जो है 100% के ऊपर का जो है ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में दिखा रहा है, ठीक है। लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में अगर हम देखेंगे बहुत ही अच्छा रेट से इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो किया है। क्यों किया है? ऑब्वियसली अगर आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगा, अगर आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होगा, अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक चीज है कि जो पैट है वो बहुत ही अच्छा स्पीड में ग्रो होगा, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही अच्छा एक स्पीड में इनका ग्रो हो रहा है। तो ओवरऑल जो नंबर है इनका, ओवरऑल नंबर थ्रू आउट एवरी पैरामीटर अगर हम देखेंगे, हर एक पैरामीटर अगर हम देखेंगे, बहुत ही अच्छा नंबर इन्होंने लगातार दिखा रहा है। अगर हम ग्रोथ के बारे में बताएं, अगर हम सेगमेंट वाइज अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर हम एसेट क्वालिटी में देखेंगे, लगातार एसेट क्वालिटी इंप्रूव किया है, लगातार जो है स्प्रेड नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव किया है, फिर जो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रहा है कि ओपेक्स टू एवीएम जो है, ओपेक्स टू एसेट जो है, कॉस्ट टू एवीएम जो है, कॉस्ट टू इनकम जो है लगातार जो है इंप्रूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और एक्सपेंशन भी इनका बहुत ही अच्छा एक प्लानिंग है एक्सपेंशन के लिए। मेनली ये लोग फोकस कर रहे हैं कि पीछे जो ओल्ड ब्रांचेस भी है वहां पर भी हम फोकस करेंगे और नया नया ब्रांचेस भी हमको खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो नंबर आया है बहुत ही अच्छा है। कोई भी शिकायत, एक भी पैरामीटर नहीं है जहां पर मैं बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है इनका, ठीक है। तो ओवरऑल जो नंबर है बहुत ही अच्छा नंबर आया है इनका, बहुत ही अच्छा नंबर आया है। और इनका वैल्यूएशन भी अगर हम देखेंगे, प्राइस टू बुक रेशियो जो है अराउंड अराउंड 3x का प्राइस टू बुक रेशियो है, ठीक है। जो कि ना एक एनबीएफसी जो 19% का आरओई निकल रहा है तो उनके लिए बहुत ज्यादा भी नहीं है 3x प्राइस टू बुक रेशियो। अगर आप अगर आप जो है अपने बुक को 60% 50% से इंक्रीज कर रहे हो विथ ऑपरेटिंग लेवरेज, विथ आरओई ऑफ 20% 19%, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका जो प्राइस टू बुक रेशियो है और भी रेटिंग होना चाहिए। होगा कि नहीं वो तो मार्केट जानता है, लेकिन हर एक जो पैरामीटर है बहुत ही अच्छा नंबर ये लोग लगातार जो है पेश कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो नंबर है बहुत ही अच्छा नंबर है। मैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ ये नंबर से। तो आगे जाके ऑब्वियसली हमको क्या क्या देखना पड़ेगा कि ग्रोथ कैसे इंटैक्ट रहेगा। ऑब्वियसली 60% का ग्रोथ तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 50% का ग्रोथ, 45% का ग्रोथ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो ग्रोथ अगर आएगा तो अच्छा होगा। अगर एसेट क्वालिटी अगर अच्छा होगा, स्टेबल रहेगा, क्योंकि अच्छा ऑलरेडी है, 1.1% का जीएनपीए ऑलरेडी अच्छा है तो स्टेबल रहेगा। तो ऑब्वियसली आगे जाके और भी ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ओवरऑल जो नंबर है इंप्रूव करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।